नमस्कार, मैं हूं गुलविश। आपके लिए लाई हूं यूके न्यूज एक्सप्रेस, जिसमें तेज रफ्तार से देती हूं उत्तराखंड की हर खबर। दिन भर का पूरा अपडेट सिर्फ 10 मिनट में। तो चलिए फटाफट निकलते हैं खबरों के सफर पर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और केरल समेत 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। दूसरे चरण में यूपी की मेरठ, बिहार की पूर्णिया, राजस्थान की कोटा, जोधपुर और बाड़मेर समेत कई सीटों से बड़े चेहरे मैदान में हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और शशि थरूर से लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और हेमा मालिनी तक कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला इसी चरण में होगा। सेकेंड फेज में 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और 3 फिल्मी सितारे मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं। पहले चरण में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है। चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर सीएम धामी का बयान आया है। धामी ने कहा कि देश की जनता मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए बढ़ चढ़कर वोट डाल रही है और हर चरण पर वोट प्रतिशत बढ़ ही रहा है। 4 जून को नतीजों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होगी। देखिए, पहले चरण में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट किया है और इस चरण में और ज्यादा वोट करेंगे। हर चरण में जो है लोगों का जो मोदी जी को सपोर्ट का परसेंटेज है वो बढ़ता जाएगा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। बैलेट पेपर की मांग को लेकर दर्ज याचिका भी खारिज कर दी गई। कोर्ट के इस फैसले से ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से 100% मिलान की मांग को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में साफ कर दिया है कि मतदान ईवीएम से ही होगा। ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा। 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेंगी। रिजल्ट घोषित होने के 7 दिनों के अंदर उम्मीदवार दोबारा जांच की मांग कर सकता है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब नगर निकाय चुनाव कराए जाने की तैयारी है। नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। चुनाव समय के भीतर हो जाएंगे। इस पर अब कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का भी बयान आया है। ये मंशा तो चुनाव कराने की है और उसकी जो प्रक्रियाएं हम लोग शुरू कर रखे हैं और जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, जिस प्रकार से हमारी उस प्रक्रिया के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उसको हम कर रहे हैं। प्रयास तो ये है कि हम समय पर चुनाव कराएं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा के सांसद बन गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में महेंद्र भट्ट को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यसभा सांसद रहे अनिल बलूनी का 6 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद राज्यसभा की सीट खाली हो गई थी। उत्तराखंड से खाली राज्यसभा की एक सीट के लिए महेंद्र भट्ट ने 15 फरवरी को नामांकन पत्र दाखिल किया था। नाम वापसी का समय बीतने के बाद भट्ट के निर्वाचन की घोषणा कर दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। मैं महेंद्र भट्ट, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। केदारनाथ यात्रा शुरू होने से पहले उठी है विरोध की आवाज। केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण के कामों से केदार सभा नाराज है। केदारनाथ में पुराने भवनों को तोड़कर बनाए जा रहे भवनों का केदार सभा विरोध कर रही है। इसी विरोध में केदार सभा ने 10 मई से 4 धाम यात्रा का विरोध करने की चेतावनी दी है। केदार सभा और तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि भवनों की अनियमित तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है। इस बारे में उनसे राय मशवरा भी नहीं लिया गया। केदार सभा और तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री धामी को भी ज्ञापन भेजा और कहा कि अगर आवाज नहीं सुनी तो 10 मई से शुरू होने वाला यात्रा का संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार के तहत यात्रा मार्ग पर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, भवन, विश्राम गृह सभी बंद रखे जाएंगे। अधिकारियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर भी दी गई है। केदारनाथ में कुछ अधिकारियों के द्वारा वहां पे गौशाला को तोड़ करके तहस नहस कर दिया है, जिस गौशाला के अंदर तमाम वहाँ गौचारा रखा हुआ था। गाय का जो भी खाने की सामग्री गाय की थी वो उसके अंदर रखी हुई थी। लेकिन आज खुद मेरे अंदर असमंजस की स्थिति हो गई है कि क्या वाकई में जो हमारे पुराण वेद बोलते हैं
और जो हमें सिखाया गया है कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, क्या ये करते हैं या नहीं करते? क्योंकि जो ये अधिकारियों ने जो कुनृत्य किया केदारनाथ में, मास्टर प्लान के संबंधित जो वहाँ पे अधिकारी गए थे, उन्होंने इस कुनृत्य को कैसे कर दिया। आज पूरा देश बहुत दुख में है। बिना भवन स्वामियों की अनुमति उनको नोटिस दिए हुए कुछ टीन शेड वगैरह उन्होंने वहाँ पे वहाँ तोड़फोड़ की है, ये बिल्कुल भी गलत है। और अपने हमारे बही खाते वगैरह थे, अपना किचन का सामान था, क्योंकि बहुत नुकसान पहुँचाया है, जो कि आज हमारे लोगों ने अपनी प्राथमिकी दर्ज करवाई है। और केदार सभा तो पूर्ण रूप से शासन प्रशासन का विरोध करेगी। और अगर हमारी कोई समस्याओं का हल नहीं हुआ तो 10 तारीख से लेकर अनिश्चितकालीन के लिए हम लोगों के होटल, अपने धर्मशालाएं और पूजा प्रसाद सामग्री वगैरह पूर्णतः बंद रहेंगी। चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव कर्णप्रयाग में सड़कों की बदहाली को लेकर लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। लोग नाराजगी भी जता रहे हैं। चमोली के कर्णप्रयाग से लेकर कुमाऊं से आने वाले तीर्थयात्री बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए जाते हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने में कम वक्त बाकी है, लेकिन प्रशासन अभी तक यात्रा के इंतजाम ठीक से नहीं कर पाया है। कर्णप्रयाग नगर क्षेत्र की सड़कों पर जगह जगह जलभराव और गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं। नालियों में भरते गंदे पानी के खिलाफ भी गुस्सा है। लोगों ने सड़कों पर आकर विरोध किया तो प्रशासन अब जल्द सब ठीक करने का दावा कर रहा है। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह दिख रहा है। पर्यटन विकास परिषद की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 15 अप्रैल से अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम में दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। केदारनाथ के लिए सबसे ज्यादा 5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। जिस रफ्तार से तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, लग रहा है कि यात्रा शुरू होने तक ये आंकड़ा 25 लाख तक पहुंच सकता है। 2023 में चारधाम यात्रा के लिए 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे। चारधाम यात्रा इस साल 10 मई से शुरू हो रही है। चारधाम यात्रा में साइबर ठगों से सावधान रहेगा, ये अपील उत्तराखंड पुलिस ने की है। पुलिस के मुताबिक इस बार भी साइबर ठग चारधाम यात्रा के नाम पर श्रद्धालुओं को अपना निशाना बना सकते हैं। ऐसे साइबर ठगों से निपटने के लिए पुलिस ने प्लान तैयार किया है। साथ ही सभी लोगों से अपील भी की है कि अगर वो चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं तो फर्जी कंपनियों से सावधान रहें। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए रजिस्टर्ड वेबसाइट के जरिए ही अपनी बुकिंग करवाएं। प्राय देखा गया है कि लोग जब बुकिंग अधिकृत साइट से ना करके, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ना करके, अन्यत्र गूगल के माध्यम से या किसी अन्य वेबसाइट पर सर्च करते हैं और कहीं ना कहीं ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। पूर्व में भी ऐसे प्रकरण विभिन्न जगहों से संज्ञान में आए हैं। तो मेरा सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि अधिकृत जो वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, उस पर ही अपना कोई भी बुकिंग करानी हो, रजिस्ट्रेशन कराना हो, उसी से कराएं। किसी भी अननोन नंबर पर या किसी एजेंट के माध्यम से कोई कॉल आने पर उसको कोई बुकिंग ना करें। और कोई भी बुकिंग आदि करने से पहले उस अधिकृत वेबसाइट या फ़ोन नंबर या समस्त जानकारी उसकी कर लें। ऋषिकेश में तेल कलश गाड़ू घड़ा यात्रा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दर्शनों के बाद कलश यात्रा ऋषिकेश से मुनि की रेती के लिए रवाना हो गई, जो श्रीनगर होते हुए आगे बढ़ती जाएगी। गुरुवार को राजमहल नरेंद्र नगर में परंपरा अनुसार भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए तिलों से तेल पिरोया गया था। महारानी वाला राज्य लक्ष्मी शाह और सुहागिन महिलाओं ने तेल पिरोकर चांदी के कलश में रखा और फिर पूजा अर्चना के बाद तेल का कलश गाड़ू घड़ा डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत पद अधिकारियों को सौंपा गया। इसके बाद श्री बद्रीनाथ धाम गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा नरेंद्र नगर राज दरबार से निकली और ऋषिकेश पहुंच गई। 11 मई की शाम कई पड़ावों से होते हुए यात्रा बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी। इसी तेल से बद्रीनाथ धाम में अखंड ज्योत जलाई जाएगी और भगवान का लेपन भी किया जाता है। चारधाम यात्रा की शुरुआत होने से पहले बद्रीनाथ धाम में पूरी रफ्तार से चल रहा है काम। मंदिर में रंग रोगन का काम हो रहा है। मंदिर के सभी हिस्सों को चमकाया जा रहा है। साथ सज्जा के साथ मंदिर में कई नक्काशीदार लकड़ियां लगाई गई हैं। बद्रीनाथ मंदिर में हर साल यात्रा शुरू होने से पहले रंग रोगन किया जाता है। इस साल 12 मई को मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं।
उत्तराखंड में कई जगह जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए शासन प्रशासन ने बड़ी मुहिम छेड़ रखी है। इस बीच मोली में गोपेश्वर के पास सिरोई गांव के जंगलों में देर रात आग लगी और आग ने विकराल रूप लिया। बांज बुरांस के पेड़ों के साथ ही लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई। मसूरी गलोगी पावर हाउस के सामने के जंगल में भी आग की सूचना मिली, जिससे पूरा इलाका धुएं से भर गया। प्रशासन का दावा है कि जल्द ही जंगलों की आग पर काबू पा लिया जाएगा। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट के परिसर में बनी झोपड़ियों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें आसमान छूने लगी। पास में पेट्रोल पंप होने की वजह से खतरा बढ़ने लगा, जिससे अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग की टीम ने फौरन सूझबूझ के साथ आग को बुझाया। आग में किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन रेस्टोरेंट परिसर में बनी झोपड़ियां और उनमें रखा सामान जलकर खाक हो गया। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता और आग पेट्रोल पंप तक पहुंचती तो हादसा बड़ा हो सकता था। आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। खतरे में है नैनीताल की मशहूर और ऐतिहासिक झील। टूरिस्ट सिटी नैनीताल की नैनी झील और भीमताल झील में लगातार पानी कम होता जा रहा है। दोनों झीलें सूखती जा रही हैं। स्थानीय लोग झील के अस्तित्व को बचाने के लिए कई सालों से संघर्ष तो कर ही रहे हैं, पर आरोप है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। झीलों के सूखने से नैनीताल में पर्यटकों की संख्या भी गिर रही है। सामाजिक कार्यकर्ता भीमताल झील में लगातार मलबा और सीवर का गंदा पानी गिरने से भी नाराज है। आज ये जो पीछे मंजर दिखाई दे रहा है भीमताल झील का, ये आज 3 दशक से इस झील की गाद मिट्टी निकासी नहीं हुई है, जिस कारण अभी ये अप्रैल माह ही में ही पूरा मल्लीताल छोर में आधा मैदान हो चुका है और आगे भी और इसमें डेल्टा और मैदान दिखने के हैं। इस बार ये झील काफ़ी सूखने के कगार पर है, तो इसके लिए हमने पिछले 7 सालों में कई प्रयास किए। मैंने लगातार नैनीताल जिला अधिकारी के द्वारा केंद्र और राज्य को ज्ञापन भिजवाए। भारत सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय को कई बार पत्र भेजे, मुख्यमंत्री जी को भेजे, लेकिन इस झील के लिए अभी तक बजट पास नहीं हुआ। टूरिस्ट सीजन की तैयारियों को लेकर नैनीताल में डीएम वंदना सिंह ने भी बड़ी बैठक की, जिसमें नैनीताल आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने और शहर को जाम से निजात दिलाने को लेकर प्लान तैयार किया गया। बैठक में आला अधिकारियों के साथ स्टेक होल्डर्स भी शामिल रहे। डीएम ने पर्यटकों से भी अपील की है कि वो नैनीताल आने से पहले होटलों से पार्किंग की व्यवस्था के बारे में जानकारी लें, ताकि यहाँ आने के बाद किसी तरह की परेशानी ना हो। ये भी बताया है कि बिना होटल बुकिंग आने वाले पर्यटकों को नैनीताल में एंट्री नहीं मिलेगी। पर्यटन सीजन को लेकर हम लोग हर साल एक बैठक सभी स्टेक होल्डर्स के साथ करते हैं, प्रशासन और पुलिस। तो आज भी हम लोगों ने सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया था। सभी लोगों के सुझाव लिए हैं। जो ट्रैफिक व्यवस्था है, नई पार्किंग्स वगैरह बनाने के सुझाव हैं, जो अस्थायी पार्किंग्स पर्यटन सीज़न के लिए चलाई जा सकती हैं, उन पर भी सुझाव आए हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो हर साल सीज़न में इम्पोज करे जाते हैं एंट्री इत्यादि पर, उनके लेकर भी काफ़ी सारे सुझाव आए हैं। साथ ही जो आवश्यक व्यवस्थाएं ट्रांजिट पॉइंट्स पर करी जाती हैं, जहां शटल सर्विसेज चलती हैं, उन बेसिक एमिनिटीज़ को प्रोवाइड कराए जाने के लिए भी काफ़ी सारे जो इश्यूज हैं वो इस मीटिंग में डिस्कस हुए हैं। हल्द्वानी में ईडी ने की छापेमारी तो मच गया हड़कंप। जी हां, हल्द्वानी के तिकोनिया इलाके में रहने वाले सुरजीत सिंह नरूला नाम के व्यक्ति के घर में ईडी की टीम ने अचानक छापा मारा। सुरजीत सिंह का बेटा बनमीत सिंह 2019 में ड्रग्स तस्करी के मामले में लंदन में गिरफ्तार हुआ था और तब से वो जेल में है। छापेमारी करने वाले ईडी की टीम ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है, लेकिन सूत्र के मुताबिक ये हवाला का बड़ा मामला है, जिसके तार विदेश और किसी बड़े गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। ईडी के रडार पर हल्द्वानी के कई और लोग भी बताए जा रहे हैं, इसलिए छापेमारी का दायरा और बड़ा हो सकता है। हल्द्वानी की लालकुआ पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। हैरानी की बात तो ये कि चोरों के इस गैंग के सदस्य 2 महीने पहले एक रिटायर्ड दरोगा के घर लाखों की चोरी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भी पहुंचाए गए थे, पर जमानत पर छूट गए और फिर से चोरी की वारदातों को अंजाम देने लगे। 21 अप्रैल और 24 अप्रैल को 2 जगह घर के ताले तोड़ के चोरी की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और चोर गैंग के 4 सदस्यों को धर दबोचा। ये भी खुलासा हुआ है कि पकड़े गए चोर लग्जरी कार टाटा सफारी से चोरी करने जाते थे। काफ़ी हमने सीसीटीवी फुटेज लगभग 100 से 150 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। उसके आधार पे एक संदिग्ध सफारी हमें दिखाई दी, जिसकी पूछताछ करने पर हमें मुखबिरों द्वारा बताया गया कि ये व्यक्ति फिर से इस क्षेत्र में रैकी करने के लिए आए हैं, जिसमें हमने
रविश देके इस टीम को पकड़ा है, जिसमें इनके द्वारा पूछताछ करने में बताया गया है कि ये पहले भी इस क्षेत्र में आए हुए हैं और जब भी इनका ये क्षेत्र में कोई भी घर ऐसा दिखता है जिसमें ताला लगा हुआ है या घर छोड़ा हुआ है तो उसमें ये रैकी करके आवश्यकता के अनुसार जिस तरह भी उनका उपकरण यूज हो उसमें घर का ताला खोलकर ये घर का सामान चोरी करते हैं। और साथ ही अगर घर में कोई DVR वगैरह या CCTV फुटेज है तो उसका लाइन को कनेक्ट काट देते हैं, उसके बाद चोरी मारा जाता है। रुद्रप्रयाग से लगी मद महेश्वर घाटी में अज्ञात बीमारी से कई भेड़ बकरियों की मौत की खबर आ रही है। मामला ऊखीमठ ब्लॉक में आने वाले राउलेंग ग्राम पंचायत का है। यहाँ अज्ञात बीमारी के कारण पिछले कुछ दिनों में 60 से ज्यादा भेड़ बकरियों की मौत हुई है, जिससे अब महामारी की आशंका फैल गई है। जिला पंचायत सदस्य विनोद राणा ने रुद्रप्रयाग DM को पत्र लिखकर फौरन मेडिकल मदद भेजने की मांग की है, ताकि यहाँ के मवेशियों में फैल रही अज्ञात बीमारी का पता लगाया जा सके और महामारी फैलने से रोका जा सके। रुद्रप्रयाग घाटी की राउलेंग से सूचना मिली कि अज्ञात बीमारी से 50 से 60 भेड़ों की वहाँ पे मौत हो चुकी है, जिससे पशुपालक बड़े चिंतित थे। उन्होंने मुझे घटना से अवगत कराया और घटना का संज्ञान लेते हुए मैंने जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा। ऋषिकेश के रिहायशी इलाकों में चहलकदमी करते दिखे 2 जंगली हाथी। जी हां, वन क्षेत्र में लगे अमित गांव में देर रात जंगली हाथी घुसा और घंटों इलाके में घूमता रहा। इससे लोग दहशत में आ गए। लोगों ने शोर मचाकर हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा। शुक्रवार सुबह भी लोगों का सामना जंगली हाथी से हुआ। हालांकि इन हाथियों ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन लोगों के कुछ घरों और खेतों के आगे लगी ताड़ बाड़ तोड़ दी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी ITBP को मिले 53 नए अधिकारी। देहरादून के ITBP एकेडमी परेड ग्राउंड पर पासिंग आउट परेड आयोजित हुई, जिसमें 53 गेजेटेड ऑफिसर 25 हफ्ते के कॉम्बटाइजेशन कोर्स के बाद बल की मुख्य धारा में शामिल हो गए। सभी नए अधिकारी अब देश की सेवा में तैनात होंगे। पासिंग आउट परेड की सलामी ITBP के महानिदेशक IPS राहुल रजगोत्रा ने की और शपथ दिलाए जाने के बाद सभी नए अफसरों के कंधों पर सितारे लगाए। परेड के बाद बैंड वादन हुआ, जवानों ने कर्तव्य भी दिखाए। सबसे पहले प्लाटून नंबर 1 जिसकी कमान संभाल रहे हैं ACMO शौकत खान, राजनीति की कार्रवाई के साथ मुख्य अतिथि महोदय को अपना सम्मान देते हुए JEE मेंस में पौड़ी गढ़वाल के बेटे आशुतोष मिश्रा ने कर दिया कमाल। बिना कोचिंग के आशुतोष ने 99.369 परसेंटाइल हासिल की है। आशुतोष श्रीनगर के रहने वाले, उन्होंने JEE मेंस परीक्षा के सेकंड सेशन में कमाल दिखाया। आशुतोष ने फिजिक्स में 100, मैथ्स में 98.599 और केमिस्ट्री में 98.418 परसेंटाइल हासिल किए हैं। रिजल्ट 24 अप्रैल को जारी किया गया है। आशुतोष पिछले 1 साल से YouTube की मदद लेकर अपने दम पर तैयारी कर रहे थे और आखिरकार उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। जाते जाते खबर फिल्मी दुनिया की आमिर खान की नई फिल्म सितारे ज़मीन पर को लेकर बड़ा अपडेट आया है। खबर है कि फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है, जिसका पहला स्केड्यूल दिल्ली में रखा गया है। आमिर दिल्ली में 11 बच्चों के साथ शूटिंग शुरू करेंगे। सितारे ज़मीन पर 2007 में आई फिल्म तारे ज़मीन पर का सीक्वल है। माना जा रहा है कि आमिर की ये फिल्म इस साल के अंत तक क्रिसमस के मौके पर रिलीज हो सकती है। सितारे ज़मीन पर फिल्म में आमिर खान के साथ जेनेलिया देशमुख लीड रोल में नजर आएंगे।